A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors, and others. Dear friends, as we were learning in the previous video lecture how a direct narration of interrogative sentence is changed into indirect narration. So dear friends, previous video lecture में हम लोग लर्न कर रहे थे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है। जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में होती है तो उसे डायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। दिस वी लर्नड इन yesterday's video lecture. Today we will do some more examples to make you clear how interrogative sentences are changed into indirect narration. ओके फ्रेंड्स, सो पिछले वीडियो लेक्चर में, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग उन डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख रहे थे जिनकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में होती है, जिनके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। उनको हमने सीखा, रूल्स को सीखा और कुछ एग्जाम्पल के साथ उनको चेंज करना भी सीखा था। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स को करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई विल इंस्ट्रक्ट यू, गाइड यू एंड यू विल चेंज दोज एग्जाम्पल्स इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। मैं आपको गाइड करूँगा, इंस्ट्रक्ट करूँगा और आप लोग जो है अपनी नोटबुक में उन एग्जाम्पल्स को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। इस तरह से आई होप कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाएगी आपकी और क्लियर हो जाएगा डाउट्स जो आपके माइंड में आ रहे होंगे कि अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे तो हम उनको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी प्रोसीड फर्दर। सो एज यू मस्ट बी वॉचिंग ऑन द वाइट बोर्ड, जैसा कि आप लोग वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, आई हैव ऑलरेडी रिटन 5 examples. So I will guide you, instruct you to change these examples into indirect narrations. Okay dear friends, so focus on the first example and recall the rules that will be applied to change these direct narration sentences into indirect narration. पहले एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए और उन रूल्स को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए जिनकी आवश्यकता है इनडायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल्स को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। आई होप कि आपको इस वाइट बोर्ड से बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, आप देख करके भी नोट कर सकते हैं। और अगर कहीं से स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, तो मैं बोलता हूँ तो आप लिसन करके मेरी बात को आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल इज सविता सेड टू बबीता, विल यू गो टू मार्केट विद मी टुडे। फर्स्ट एग्जांपल इज सविता सेड टू बबीता, will you go to market with me today? As I have told you that when you are going to change a sentence of direct narration into indirect narration, you should first focus on the reported speech. तो मैं जैसे कि आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से ही, कि जब आप किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने जा रहे हैं तो पहला फोकस आपका रिपोर्टेड स्पीच पर होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसको शॉर्ट में हम RS बोलते हैं। तो फोकस ऑन RS, रिपोर्टेड स्पीच। वहाँ पर आपको देखना क्या है, यू हैव टू फर्स्ट सी विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज देयर इन रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आपको ये देखना है, रिकग्नाइज करना है, पहचानना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। तो आप देख रहे होंगे
ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिसका एंड क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, तो प्रथम दृष्टया क्वेश्चन मार्क से अगर किसी सेंटेंस का एंड हो रहा है तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कल के वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल्स में इसकी चर्चा की थी, और ये वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस को देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है, विल से शुरू है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अब आपको रिकॉल करना है वेरी सून कि इसके लिए कंजंक्शन क्या प्रयुक्त होता है, किस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद आ जाना चाहिए फट से, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है। बहुत फास्ट आपकी अपनी मेमोरीज़ को याद करना होता है, स्मृतियों को, रूल्स को, और फिर चेक भी करना होता है 4 ऑप्शंस में से कि कौन से ऑप्शन में सभी रूल्स को फॉलो किया गया है, सभी रूल्स के अनुसार कौन सा ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है, उसे आपको अपने आंसर में टिक करना होता है, फिलअप करना होता है। ओके फ्रेंड्स, सो वेरी क्विक होना पड़ता है आपको उस समय में, तो ये प्रैक्टिस के द्वारा ही संभव है। तो प्रैक्टिस में भी आप थोड़ा सा क्विक होंगे, जल्दी से रिकॉल करेंगे रूल्स को। कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। वन प्रॉब्लम इज सॉल्व कि कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये सेड है, सेड के साथ हम टू को भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रायः जो है टू इनडायरेक्ट नरेशन में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रीपोजिशन। तो अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो आपको याद होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी या तो आस्क्ड में बदलेगी या तो इंक्वायर्ड में बदलेगी, इन दोनों में से किसी में भी बदलती है। ऑप्शंस में आपको क्या देखना होता है कि ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपके दिए गए होते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किन ऑप्शंस में आस्क्ड का प्रयोग किया गया, किस में इंक्वायर्ड का प्रयोग किया गया है। सपोज दैट सभी ऑप्शन में आस्क्ड का प्रयोग किया गया है, इट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं है, तो आस्क्ड वाला ही सही होगा। कौन सा सही होगा उसमें आपको देखना होगा कि और जो स्टेप्स हैं, रूल्स हैं, वो पूरी तरह से किस सेंटेंस में फॉलो किया गया है। अगर मान लीजिए सभी ऑप्शन में इंक्वायर्ड दे दिया है तो निश्चित रूप से इंक्वायर्ड वाला ही ऑप्शन सही होगा। वहाँ पर भी आपको चेक करना होगा कि अन्य रूल्स जो हैं वो किस ऑप्शन में पूरी तरह से फॉलो किया गया है। अब सपोज कीजिए कि 2 ऑप्शन में आस्क्ड दे दिया और 2 में इंक्वायर्ड दे दिया, या एक में आस्क्ड एक में इंक्वायर्ड दे दिया, बाकी में कुछ और दिया है, तो बाकी दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब आस्क्ड इंक्वायर्ड में आप ध्यान देंगे कि आस्क्ड वाले में सारे स्टेप्स को सही किया गया है या इंक्वायर्ड वाले में, दोनों में जिसमें सारे अदर स्टेप्स सही फॉलो हुए होंगे वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसलिए आस्क्ड या इंक्वायर्ड में आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पर इंक्वायर्ड ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर मैं एग्जांपल में अभी दिखाऊंगा जहाँ पर सेंस ऑफ इंक्वायरी आती है, जहाँ पर स्पीकर लिसनर से इंक्वायरी कर रहा है, कुछ उस तरह से पूछताछ कर रहा है, जानना चाह रहा है, तो वहाँ पर सीधे इंक्वायर्ड सेड को हम इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। अदरवाइज जो है आस्क्ड और इंक्वायर्ड दोनों सिमिलर हैं, वो चलते रहते हैं। तो ओके डिफरेंस, सो प्रॉब्लम सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो आप कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ़ का प्रयोग कर लीजिए, हो गया। सेड को चेंज करना है, आस्क्ड टू का प्रयोग नहीं होगा, तो सबिता आस्क्ड बबीता, इज इट क्लियर? सबिता आस्क्ड बबीता इफ तक आप होगी, चेंज हो गया, यहाँ तक आपने चेक कर लिया। अब आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच पर फिर से ध्यान देना है। मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच को कंजंक्शन लगाने के बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है उसे हम असर्टिव में बदल देते हैं। तो असर्टिव में बदलने के लिए इस सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके।
क्योंकि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, विल या शैल का प्रयोग होता है, जिसमें यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलने के लिए विल को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर देंगे। तो यू विल गो टू मार्केट विद मी टुडे, ये सेंटेंस आपका हो गया। यू विल गो टू मार्केट विद मी टुडे। अब आपको यू को चेंज करना है। सबसे पहले आपका यू आ गया है आपके सामने। यू आपको मालूम है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो बबीता के अनुसार चेंज होगा। तो बबीता के लिए प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में क्या प्रयुक्त होता है? सी। तो यू के स्थान पर क्या लिख देंगे? सी। इफ सी आपका बन जाएगा इफ सी। इज इट क्लियर? सी के बाद अब विल आता है, विल का उड हो जाता है। सी के साथ भी विल का ही प्रयोग होगा, इसलिए सी के विल का हम उड करके सी के बाद उड लिख देंगे, सी उड। तो आपका हो गया सी उड। अब देखिए आपका सेंटेंस चेंज होते हुए हो गया, सविता आस्क्ड बबीता इफ सी वुड गो टू मार्केट विद। यहाँ से कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट में एक बार फिर से प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और एक ऐसे वर्ड टुडे का प्रयोग किया गया है जो कि इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है। तो इन दो वर्ड्स को फिर से चेंज करेंगे, बाकी रेस्ट वैसे के वैसे लिख लेंगे। तो मी को चेंज करेंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका सविता, सविता लड़की का नाम, गर्ल्स नेम। सो इसके लिए प्रोनाउन सी और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो यहाँ पर हर। ओके डिफरेंस। तो मी की जगह हर और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस चेंज होके बन रहा है इनडायरेक्ट में, वो क्या बन जा रहा है? सविता आस्क्ड बबीता इफ शी वुड गो टू मार्केट with her that day. Okay dear friends, ये change हो गया. Now come to the second sentence. Focus on the second sentence. The teacher said to the students, did you understand the lesson properly? The teacher said to the students, did you understand the lesson properly? Again, first you have to focus on RS reported speech, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? पहले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। ओके डियर फ्रेंड्स। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हो गया, कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा तो क्लियर, कंजंक्शन आप इफ़ का प्रयोग करिए या वेदर का प्रयोग करिए, क्लियर हो गया। अब आपको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होता है। तो यहाँ भी कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप जो है इस सेट टू के स्थान पर आप क्या कर देंगे? वही आस्क्ड का प्रयोग। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग। क्लियर। अब कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए और आप प्रैक्टिस में आ जाएं कि हाँ हमें क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है। कंजंक्शन के बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। असर्टिव में चेंज करते समय फिर आपको रिमाइंड करना पड़ता है वही टेंस कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका जब असर्टिव बनाएंगे हम, अफर्मेटिव बनाएंगे, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं लगेगी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सही करेक्ट कर पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में ये चीज़ें हमने बताई है, आप उस वीडियो लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा। अगर जो व्यूअर्स न्यू हैं, जो अभी केवल डायरेक्ट नरेशन को देखना शुरू किए हैं, वो उनसे हमारी ये अपील है, सलाह है, सजेशन है, एडवाइस है कि वो
बिगनिंग के वीडियो लेक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में जो 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उसको ज़रूर देख लें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को देख लें, फिर जा कर के वो नरेशन की टॉपिक पर आएँ तो उन्हें चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इनको आप चेंज करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली, असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? याद करिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में है यानी अफर्मेटिव में है। तो हमको असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा। असर्टिव में 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो असर्टिव में अफर्मेटिव बनाना होगा, तो असर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगी पूरी तरह से, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त हो जाएगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयुक्त हो जाएगी तो वो जो है असर्टिव में चेंज हो जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या होती है अंडरस्टैंड की? अंडरस्टूड। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये असर्टिव बदल गया, यू अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपरली। इज इट क्लियर नाउ? यू अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपरली। अब आप चेंज करिए, यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं है, ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है। तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? दे, प्लूरल नंबर में है ना, आ स्टूडेंट होता तो ही, तो दे लगेगा। यहाँ यू के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? दे। यू की प्लेस पर आप क्या करेंगे? दे लिख देंगे, दे। ओके डिफरेंस। सो इस तरह से चेंज होते हुए आपका हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे। अब आपको टेंस भी चेंज करना है। टेंस चेंज करने की कंडीशन आपको मालूम है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ही है। अब पास्ट टेंस में है तो टेंस के रूल्स क्या हैं कि अगर इन्वर्टेड कामा में पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदल रहा है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे के बाद हैड आप लगा दीजिए, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पर एक ही है। तो अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म के रूप में थी जब हैड नहीं था, अब हैड लग गया तो वो थर्ड फॉर्म के रूप में हो गई। तो आपका हुआ क्या? दे हैड अंडरस्टूड। दोनों फॉर्म एक ही है। द लेसन प्रॉपरली, बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो आपका पूरा का पूरा जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। तो बहुत आपको सावधानी रखनी है, खासतौर से उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले डायरेक्ट स्पीच को जिसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट में है। क्योंकि ये आपको माइंड में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जो है वो जब असर्टिव में बदलेगा तो वहाँ पर अगर वो अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसका टेंस बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं तो उसे बदल के हमको थर्ड फॉर्म में लाना होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हैज़ बीन चेंज्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैड अंडरस्टूड द लेसन प्रॉपरली। आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। द police said to the villagers, where did the thief go? Where did the thief go? The police said to the villagers, where did the thief go? Again, focus on RS, reported speech.
RS RV रिपोर्टिंग वर्ब। फोकस ऑन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन मार्क इन द एंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विच टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस? सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अंत में क्वेश्चन मार्क है, निश्चित रूप से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किस प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये डिसाइड करेंगे आप। बिगिनिंग में को पर ध्यान रख करके सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है क्वेश्चन वर्ड से, वेयर से। तो वेयर से हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है, तो सेंटेंस ये सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये भी याद होना चाहिए कि जब वो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगता है, वो खुद इंटरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का कार्य करता है, वो कंजंक्शन के रूप में इनडायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो वेयर ही कंजंक्शन हो गया। यहाँ से आप इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिखते समय बस इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और वेयर कंजंक्शन का काम अपने आप करने लगेगा। बस वेयर का जो इन्वर्टेड कामा में W कैपिटल से होगा वो स्मॉल से होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वेयर W स्मॉल से हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब से जुड़ गया, कंजंक्शन का काम करने लगा। अब आपका जो रेस्ट सेंटेंस बचा है, डिड द थीफ गो, वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब यहाँ से क्वेश्चन वर्ड हट गया तो ये डिड द थीफ गो, ये किस टाइप का हो गया? फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, डिड द थीफ गो। अब इसको भी आपको चेंज करना है, चेंज करने से पहले असर्टिव में चेंज करना है। डिड द थीफ गो पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है, इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव में है तो इंटरोगेटिव, लेकिन है किस में? पॉजिटिव में। तो आपको इसको असर्टिव के पॉजिटिव में करना है चेंज, असर्टिव के अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो असर्टिव के अफर्मेटिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से डिड आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डिड गायब, द थीफ वेंट, गो की जगह क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा, वेंट। अब आपका ये असर्टिव सेंटेंस बन गया, द थीफ वेंट, द थीफ वेंट, इसको आपको चेंज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द पुलिस सेड टू द विलेजर्स से। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है पुलिस रिपोर्टर है, स्पीकर है, और विलेजर से अपनी बात कह रहा है, पूछ रहा है वेयर डिड द थीफ गो, कि थीफ कहाँ गया, इंक्वायरी कर रहा है। विलेजर से पुलिस क्या कर रहा है? इंक्वायरी कर रहा है। तो ऐसा स्पीकर होने पर आप जहाँ इंक्वायर्ड का प्रयोग किया रहेगा वो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। आज वाला सेंटेंस जिसमें आज चेंज हुआ रहेगा वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दोनों ऑप्शंस के अन्य चेंजेस को ध्यान में रखना होगा। सपोज दैट इंक्वायर्ड तो सही है, इंक्वायर्ड वाले ऑप्शन में अदर स्टेप्स गलत फॉलो किए गए हैं, उसमें टेंस चेंज नहीं सही है, प्रोनाउन चेंज नहीं सही है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आज वाले में अदर स्टेप्स पूरे सही है तो आज वाला सही हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमेशा एग्जामिनेशन में आपके सामने होगी डियर कॉम्पिटिटर्स। तो आपको वहाँ पर बड़े माइन्यूटली आपको देखना होगा सारे ऑप्शंस को कि कौन सा सही है। केवल एक देख करके ऑप्शन सही आप नहीं मान सकते कि रिपोर्टिंग वर्ब सही है तो ये सही है, ऐसा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत ही आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा ऑप्शंस में से। तो आइए सेड टू की जगह द पुलिस इंक्वायर्ड, यहाँ पर आप इंक्वायर्ड कर लेंगे। इंक्वायर्ड द विलेजर्स, इंक्वायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, तो आप ऑफ ऑप्शन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो भी ठीक है। इंक्वायर्ड द विलेजर्स भी हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ द विलेजर्स भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशनल मिस्टेक आपको नहीं चेक कर रहे हैं, आप नरेशन को करेक्टली चेंज हुआ है कि नहीं। तो इसके जो मेन स्टेप्स हैं
वो करेक्टली चेंज होने चाहिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको कंपैरेटिव ऑप्शंस लेने होते हैं मोस्ट करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो द पुलिस इंक्वायर्ड द विलेजर्स या इंक्वायर्ड ऑफ द विलेजेस, वेयर कंजंक्शन का रूप हो गया, डिड गायब है, द थीफ वेंट आपका असर्टिव है, तो अब द थीफ वेंट इसका टेंस बदलेंगे, और कोई चीज़ तो चेंज करने के लिए है नहीं, पास्ट इनफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में लाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में द थीफ के बाद क्या प्रयुक्त हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो जाएगा, हैड। अब हैड के बाद वेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म अलग होता है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में अंडरस्टूड था, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम था, तो हैड के बाद अंडरस्टूड आ गया था, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद वेंट नहीं आएगा, हैड के बाद गॉन। ये आपका चेंज सेंटेंस हो गया। डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं लिख रहा हूँ चेंज करके, इसलिए कि क्योंकि आप जो है अपने मेमोरीज़ का इस्तेमाल करिए, अपने अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। बाद में फिर ऑप्शंस वाले जो आपके पास प्रैक्टिस शॉट हों, उसमें से जो है राइट ऑप्शंस को चुनने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चेक करके राइट ऑप्शंस को जो है चूज़ करना सीखिए। ओके डियर फ्रेंड्स, सो चेंज कंडीशन में आपका हुआ इंडायरेक्ट में द पुलिस इंक्वायर्ड द विलेजर्स या इंक्वायर्ड ऑफ द विलेजर्स वेयर द थीफ हैड गॉन। जी आपका कंप्लीट हुआ। द पुलिस इंक्वायर्ड द विलेजर्स, इंक्वायर्ड ऑफ द विलेजर्स वेयर द थीफ हैड गॉन। मैं इंक्वायर्ड भी बोल रहा हूँ, इंक्वायर्ड आप भी बोल रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा, ऑप्शन में जाइएगा। इंक्वायर्ड ही दिया रहेगा तो आपको वही मानना पड़ेगा, इंक्वायर्ड आप भी सही होता है, अगर आप भी दिया है तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं दिमाग लगाना है कि हाँ आप क्यों नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, आप जो ऑप्शन में है उसी में से आप बाकी स्टेप्स को आप चेक करिए कि वो सही हैं कि नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल, शी सेड रूबी what are you doing at this time? She said, Ruby, what are you doing at this time? So focus on RS, reported speech, and reporting verb। थोड़ा मार्कर आज कम अच्छा चल रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है विजिबल ना हो तो मैं बोलता हूँ तो ज़रूर आप उससे क्लियर कर लीजिएगा। She said, रूबी व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। आप यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत फोकस करिए, रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस करिए, तो आप देख रहे होंगे कि इन्वर्टेड कामा में रूबी सबसे पहले लिखा है, फिर कामा लगाया है, फिर लिखा है व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं या एक्सरसाइज में दिए होंगे सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ना लिख करके इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख दिया गया है। स्पीकर इस में सी है, लिसनर रूबी है, सी रूबी को सेड के बाद आना चाहिए, सी सेड टू रूबी होना चाहिए। लेकिन एक ये भी लिखने की स्टाइल है, ग्रामेटिकल करेक्ट है, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, कि कभी कभी जो है लिसनर, स्पीकर का जो लिसनर होता है उसको इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत सबसे पहले लिख करके कामा लगा दिया जाता है और बाद में रियल स्पीच बिगिन होती है। तो ये उसी टाइप का सेंटेंस है, सी सेड टू रूबी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस तरह से न लिख करके सी सेड रूबी को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयोग कर दिया गया, फिर कामा लगा के व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। ये स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। तो अब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय क्या करेंगे, यहाँ आप मान लेंगे कि ये जो है यहाँ तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ हो गया टू, सी सेड टू रूबी, ये खुद आपको समझ लेना है। अब आपका यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया, व्हाट से। ओके डियर फ्रेंड्स, सो अब तो क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। कैसा सेंटेंस है, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से जिसकी शुरुआत हो रही है।
तो कंजंक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। इज इट क्लियर? व्हाट कंजंक्शन हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, कंजंक्शन के जगह पर व्हाट का प्रयोग हो गया। सेंटेंस बचा आर यू डूइंग एट दिस टाइम, जैसा कि मैंने बताया है। आप इसको फिर से असर्टिव में चेंज करिए। तो आर यू डूइंग एट दिस टाइम, यू के बाद आर का प्रयोग कर देंगे तो ये असर्टिव में चेंज हो जाएगा। यू आर डूइंग एट दिस टाइम हो गया, यू आर डूइंग एट दिस टाइम। आइए चेंज करिए रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करिए। तो सी आस्क्ड रूबी, इज इट क्लियर? सी आस्क्ड रूबी व्हाट कंजंक्शन के स्थान पे आ गया व्हाट। अब यू आर डूइंग एट दिस टाइम, यू को चेंज करिए। यू किसके अनुसार चेंज होगा? रूबी के अनुसार। तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा? सी, सी हो गया। सी आस्क्ड रूबी व्हाट सी, सी आस्क्ड रूबी व्हाट सी, यू जो है रूबी के अनुसार चेंज हुआ व्हाट सी। अब है आर डूइंग। आर डूइंग किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब टेंस चेंज होगा। तो रूबी को आर डूइंग को चेंज कर देंगे पास्ट पर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो सी के लिए सूटेबल क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज एवर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सी के साथ सूट करेगा वाज, तो वाज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म तो प्रयुक्त होगा ही यहाँ भी, सॉरी आईएनजी फॉर्म। तो व्हाट सी वाज डूइंग। अब यहाँ पर फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए, एट दिस टाइम, यहाँ दिस का प्रयोग किया गया है। ये दिस भी चेंज हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दिस के प्लेस पर क्या आ जाएगा? दैट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चेंज होकर के बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन। सी आस्क्ड रूबी व्हाट सी वाज डूइंग एट दैट टाइम। सी आस्क्ड रूबी व्हाट सी वाज डूइंग एट दैट टाइम। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू द फिफ्थ एग्जाम्पल। पांचवें एग्जाम्पल पर आइए। अगेन फोकस ऑन आर्यस reported speech, RV reporting verb. Focus on reported speech to decide whether the sentence is assertive, interrogative, imperative, optative और exclamatory। तो सबसे पहले हम अब फोकस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। क्या डिसाइड करने के लिए कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी बिगनिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड से बिगनिंग हुई है whom। क्लियर? तो कंजंक्शन के स्थान पर whom हो जाएगा और उसके बाद आप इसको चेंज करेंगे, इसका टेंस चेंज करेंगे, सॉरी इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। डू यू वॉन्ट टू सी, डू यू वॉन्ट टू सी असर्टिव में चेंज करेंगे। तो डू यू वॉन्ट टू सी किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। डू यू वांट टू सी। सेंटेंस की पहचान बहुत ज़रूरी है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में सारी चीज़ें बताई हैं, तो वहाँ से आपको याद होना चाहिए। डू यू वांट टू सी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेंगे। असर्टिव के नेगेटिव नहीं, असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो असर्टिव को पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और कभी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यू है,
अब ये डू भी गायब हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यू है, तो यू के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट ऑलरेडी है, तो आपका असर्टिव बन गया यू वांट टू सी। ठीक, अब आपको इसको चेंज करना है, यू वांट टू सी। आपका इस तरह से चेंज वाला सेंटेंस क्या बन गया, द प्यून सेड टू द विजिटर यू वांट टू सी। आइए, द प्यून सेड टू, प्यून ने विजिटर से कहा, आस्क्ड। कंजंक्शन whom, कंजंक्शन का काम किया, द प्यून आस्क्ड द विजिटर whom। अब डू को आपसे कोई मतलब नहीं, यू वांट टू सी, यू को चेंज करिए विजिटर के अनुसार। तो यू को आप किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही, विजिटर के लिए प्रोनाउन ही। अब ये टेंस चेंज करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलेगा। तो याद करना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, टेंस चेंज होगा, और टेंस भी कोई एक्सेप्शन टेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो भी एक्सेप्शन में नहीं है, तो चेंज होगा। अब वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वांट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या चेंज हो जाएगा, वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में, आपको याद आना चाहिए। तो ही वांटेड, वांट की जगह वांटेड, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपका चेंज हो गया, द प्यून आस्क्ड द विजिटर whom he wanted to see, the प्यून asked the visitor whom he wanted to see। ओके, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे, यहाँ तक तो पूरा है, whom he wanted to see। ओके डिफ्रेंड्स, सो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल्स जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। ओके डिफ्रेंड्स, सो आई थिंक अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले रिपोर्टेड स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब मेरी यही एडवाइस है आपसे कि मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में इनडायरेक्ट में चेंज करना बता दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी मैंने आज बता दिया, करीब 10 या 15 एग्जाम्पल दोनों में मिला करके हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने प्रैक्टिस सेट से रेस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स को, वो सॉल्व है तो उसको चेक करिए कि वो सॉल्व सही है या नहीं है, रूल्स को फॉलो करते हुए। ऑप्शंस वाले आपके पास प्रैक्टिस सेट हैं तो उसमें से सही ऑप्शंस को चूज़ करने की प्रैक्टिस करिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आज के लिए दिस इज़ इनफ, आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है ये लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव, अब हम इम्परेटिव सेंटेंस पर आएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस से भी आप थोड़ा परिचित हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाते समय मैंने इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा की थी और मैंने बताया भी था, तो हम अगेन उसकी चर्चा करेंगे इन टुमारोज़ वीडियो लेक्चर, कल के वीडियो लेक्चर में। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हर वीडियो लेक्चर में अब कह ही देता हूँ, आप लोगों से अपील ही कर देता हूँ, हालांकि आप अपने आप ही करेंगे, लेकिन फिर भी आई रिमाइंड यू ओनली, मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूँ, खासतौर से न्यू व्यूवर्स के लिए जिनका टारगेट है कंपटीशन में बैठना, जिनके कंपटीशन में इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के कंपटीटर्स हों या अदर वनडे एग्ज़ाम के कंपटीटर्स हों या एकेडमिक स्टूडेंट्स ही हों,
ओके, जिनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं, वॉइस, नरेशन और ग्रामर के अन्य टॉपिक्स। उन स्टूडेंट्स के लिए बस मैं इतना ही उनसे कहूँगा कि इफ़ यू आर न्यू व्यूवर्स, सब्सक्राइब द चैनल सर्टेनली। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इस चैनल्स पर जो भी मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आर्ट्स इंग्लिश क्लासेस पर, ये हमेशा पड़े रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी आपकी इच्छा होगी आप पढ़ेंगे, लेकिन जब भी इच्छा होगी ऐसे ना पढ़िएगा, क्रम से ही पढ़िएगा, तभी बातें समझ में आएगी। हाँ, इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपके घर में आने वाले जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे या अभी भी जो होंगे, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स से आपको समझ में आता है तो। आपको क्लियर हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ सर अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, इनकी हेल्प से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये करना प्लीज़ ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।